बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज में से हम एमसीक्यूज और जो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 6 to 12 में उन्हें डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज की बात करें एमसीक्यूज की, पेज नंबर 150 पे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज मौजूद हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, metals can form ions carrying charges। अब अगर किसी मेटल के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दो को लूज करके इजीली क्या कर सकती है, डाई पॉजिटिव चार्ज आयंस फॉर्म कर सकती है। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेटल जैसे कि एल्युमिनियम में वो तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए ट्राई पॉजिटिव आयन क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव। लास्ट एमसीक्यू का ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ देम। तो हमने अभी बात की कि ये मोनो पॉजिटिव भी आयन बनाते हैं, डाई पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं, ट्राई पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल बर्न विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सी मेटल जब बर्न करते हैं तो वो ब्रिक रेड फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो हमारे पास कैल्शियम मेटल होती है। ऑप्शन डी हमारा सेकंड एमसीक्यू का आंसर। एमसीक्यू नंबर 3, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स होती हैं लेकिन ये वाटर के साथ और नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। तो अगर इन ऑप्शंस के अंदर हमें वाटर और नाइट्रोजन मिले तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो हमारे पास बी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट आंसर नाइट्रोजन, क्योंकि अल्कली मेटल जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड वाटर। तो हमारे पास नाइट्रोजन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। हमारे पास सबसे लाइटेस्ट में सबसे हल्की मेटल कौन सी होती है, तो दैट इज लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सी ऑप्शन आंसर। MCQ number 5, pure alkali metals can be cut simply by knife but iron can't because of alkali metals have। अब आयरन को अगर हम नाइफ से कट करने की कोशिश करें तो इजीली कट नहीं कर सकते, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सोडियम मेटल को कट करने की कोशिश करते हैं तो सोडियम मेटल इजीली कट हो जाती है। रीजन क्या है कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं उसमें जो मेटालिक बॉन्ड होता है वेरी वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। हमारे पास MCQ नंबर 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। MCQ नंबर 6, which one of following is less malleable। आयरन, गोल्ड और सिल्वर ये तीनों जो हैं ये हाईली मलेबल मेटल्स हैं, लेकिन सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होती है लेस मलेबल मेटल होती है। तो MCQ नंबर 6 ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 7, मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज़। हमने मेटल्स की डेफिनेशन में पढ़ा था मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट्स व्हाई दे इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब ये होता है टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव यही रीजन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करती हैं। तो एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज ब्रिटल। चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सी जो मेटल है वो ब्रिटल है। हमारे पास सेलेनियम मेटल ऐसी मौजूद है जो क्या करती है, ब्रिटलनेस शो करती है। तो एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन सी नॉन मेटल जो है वो हमारे पास लस्ट्रस होती है। कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा था। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन ब्रिटलस या नॉन शाइनिंग एक्सेप्ट आयोडीन, यानी कि आयोडीन के अलावा बाकी तमाम नॉन मेटल्स के होती हैं नॉन शाइनिंग होती है। लेकिन जो आयोडीन होती है ये ब्रिटलनेस शो करते हैं या लस्टर शो करती है। तो मींस कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन आयोडीन। एमसीक्यू नंबर 10, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड। तमाम नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं बट इनका एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की जिसे हम डायमंड बोलते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड। हमारे पास डी ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट आएगा। एमसीक्यू नंबर 11, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद dilute HCl। हमने नॉन मेटल्स की बात की थी, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद
dilute acid because non-metals also themselves are electron acceptor, क्योंकि तमाम non-metals जो होते हैं वो electron acceptors होते हैं, इस वजह से वो dilute acids के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो non-metals होगी वही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सोडियम मेटल है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। पोटेशियम आल्सो मेटल है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कैल्शियम ये भी मेटल है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। जबकि डी ऑप्शन कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, हमारे एमसीक्यूज नंबर 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है 6 to 12, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो वहां पे मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है और आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मींस किसी एलिमेंट की अगर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई है तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है। जितना कोई एलिमेंट डिफिकल्टी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, रिमूव करेगा, इट मींस दैट एलिमेंट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इट मींस कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Electropositivity and ionization energy are inversely proportional to each other. An element which has low ionization energy value will be more electropositive and vice versa. यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो होती हैं वो उतना ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हायर होती है, ग्रेटर होती है, तो वो एलिमेंट उतना ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, why electropositivity decreases from left to right। पीरियड ट्रेंड की बात की थी हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की, कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसकी रीजंस क्या होती हैं? 2 से 3 रीजंस हैं जिस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट वन अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज के अंदर डिक्रीमेंट आता है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब जब डिक्रीज इन एटॉमिक साइज होगा, वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है पहले से स्ट्रांग हो जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो पहली रीजन हमने बात की डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। सेकंड रीजन होती है इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। हम जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होगी, इट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। थर्ड रीजन ये होती है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कम साइज होने की वजह से एटम का न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड होता है वो पहले से स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जितना न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा, वो एलिमेंट जो होगा उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो भी उतना ही कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास रीजन थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर डिक्रीज क्यों होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स। अब अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अल्कली मेटल्स की राइट साइड में मौजूद होते हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये होती है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटम का एटॉमिक साइज कम हो जाता है। दूसरी रीजन ये होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ये दो रीजंस होती हैं जिस वजह से लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ती है। पहली रीजन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, दूसरी रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट हो जाना। अब अगर हम इन्हीं की बुनियादों को रखते हुए मद्देनजर बात करें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बीइंग स्मॉलर इन साइज एंड हैविंग greater effective nuclear charge, that's why alkaline earth metals have higher value of ionization energy than alkali metals।
अगर हम बात कर रहे हैं इसके कंपैरेटिव आंसर की, because alkaline earth metals are smaller in size and have stronger nuclear charge than alkali metals. That's why alkaline earth metals have a high ionization energy than alkali metals. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, can pure gold be used for making ornaments? लास्ट टाइम हमने इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स के अंदर गोल्ड को डिस्कस किया था। वहां पे मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करवाया था, व्हाई गोल्ड इज नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम गोल्ड को प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते। गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल टू बी यूज सच एज, यानी कि गोल्ड बहुत नरम मेटल होती है कि हम उसे एज इट यूज नहीं कर सकते। फिर हम क्या काम करते हैं कि गोल्ड के अंदर हम किसी और मेटल्स को मिक्सअप करके अलॉय प्रिपेयर कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर हम कॉपर को मिक्स कर देते हैं, गोल्ड के अंदर हम सिल्वर को मिक्स कर देते हैं, या गोल्ड के अंदर सम अदर मेटल्स को मिक्सअप करते हुए अलॉय प्रिपेयर कर लेते हैं, और वो अलॉय को हम क्या करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, नो प्योर गोल्ड कांट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स बिकॉज़ इट इज टू सॉफ्ट टू यूज such as it is always alloyed with copper, silver or other metals for making ornaments, यानी कि ornaments बनाने के लिए हमें गोल्ड के अंदर कोई अदर मेटल मिक्स करते हुए इसका अलॉय प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हम इससे ornaments क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, why is copper used for making electrical wires? हमने देखा था कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि मेटल्स आर हाईली मलेबल एंड डक्टाइल, कि जो मेटल्स होती हैं ये हाईली मलेबल होती हैं। मलेबल होने का मतलब ये है कि इन्हें हम स्ट्रेच करते हुए वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर जो है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होता है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है। दूसरी रीजन ये होती है कि जो कॉपर मेटल होती है इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत लो होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अंदर ये जो रुकावट होती है वो बहुत कम क्रिएट करता है। और तीसरी रीजन ये होती है कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इट इज अ वेरी डक्टाइल मेटल, यानी कि ये बहुत ज्यादा डक्टाइल मेटल होते हैं कि हम इजीली इसे स्ट्रेच करते हुए वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज़ इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आल्सो अ वेरी डक्टाइल मेटल, इट इज आल्सो हैज नो रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारे पास तीन रीजन थी जिस वजह से हम कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहली रीजन हमने देखी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी रीजन देखी इट इज वेरी डक्टाइल, तीसरी रीजन देखी इट हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस किए, एक्सरसाइज के हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप लोगों का यही होमवर्क होगा, आपने इन एमसीक्यूज के अंदर से 5 एमसीक्यूज और 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने होंगे, होमवर्क के अंदर लिखने होंगे अपनी नोटबुक्स के अंदर नीट एंड क्लीन। जैसे आप स्कूल ओपन होंगे तो स्कूल आएंगे तो आपका ये जो होमवर्क होगा इसे चेक किया जाएगा, तो इसलिए डेली बेसिस पर अपना होमवर्क लिखा करें ताकि आपका होमवर्क स्कूल ओपन होने पर चेक किया जा सके। अल्लाह हाफिज़।